हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजेस की बात करेंगे, यानी ओपी कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। देखो, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर काफी बार क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं और इन जनरल भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझ के रखना है। प्रैक्टिकल में भी काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ओपी पहले समझने से पहले एक छोटा सा हम ये क्लिनिकल केस देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन इसका पुट अप हो सकता है। कि भाई देखो, एक 40-year-old फार्मर है, वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम। हिस्ट्री दे रखी है, इन्होंने बता दिया कि भाई इसने क्या करा है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड जो है वो ले लिया है, इनटेक हुआ है पेशेंट का। फिर उन्होंने साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए, एग्जामिनेशन पे अपन को क्या क्या देखने को मिला वो बता दिया, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो अपन को आंसर करने हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अब अपन चलते हैं ये पढ़ने कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता क्या है। देखो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या होते हैं, जनरली इंसेक्टिसाइड्स, यानी इनका एज सच अगर अपन देखें ना, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका कोई थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। एक ही है, इकोथियोफेट करके है, जिसका थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलता है। बाकी सबका थेराप्यूटिक यूज नहीं है, ये मोस्टली टॉक्सिकोलॉजिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए ये देखो इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो ये इनकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में। मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स कौन से हैं, पैराथियोन, मालाथियोन, डाइफ्लोस, ये सब क्या है, ओपी कंपाउंड्स हैं। अब ये करते क्या है, देखो ओपी कंपाउंड्स क्या करते हैं, जो हमारा कॉलिन एस्टेरेज होता है, कॉलिन एस्टेरेज कौन सा है, जो एसिटाइल कोलिन को जाके हाइड्रोलाइज कर रहा है ना, उसको ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। इसलिए जब हमने एंटीकोलिन एस्टेरेजेस का क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसमें दो तरीके के पड़े थे, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल में हमने क्या कहा था कि इसमें हमारे पास ओपी कंपाउंड्स आते हैं, तो ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं कॉलिन एस्टेरेज को। अब ये अगर इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी मस्केरेनिक और निकोटिनिक साइट्स है, वहां पे एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मस्केरेनिक और निकोटिनिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये समझ आया कि ये सिम्टम्स प्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन वहां पे ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भाई ये साइंस और सिम्टम्स होते कौन से हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि मस्केरेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन से मस्केरेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, आप खुद सोचो। मस्केरेनिक इफेक्ट्स में क्या हो रहा था, सारे जो हमारे बॉडी के सिक्रीशंस थे ऑलमोस्ट सब क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, है ना। तो देखो प्रोफ्यूज स्वेटिंग देखने को मिलता है, सेलाइवेशन होगा, लेक्राइमेशन होगा। उसके अलावा हमने क्या देखा था, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, वॉमिटिंग होगा, मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये मोस्ट क्लासिक साइन सिम्टम है इसका कि मियोसिस यानी पिन पॉइंट प्यूपिल हमको इसमें देखने को मिलती है। कैसी होती है, पिन पॉइंट प्यूपिल। ये टर्म पर्टिकुलरली ओपी पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने सीवीएस में देखा था कि भाई सब कम हो रहा है, तो भाई हार्ट रेट कम हो गया तो ब्रैडिकार्डिया हो गया, बीपी कम हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि भाई जीआईटी हो गया, या जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इन दोनों में क्या होता है, स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन और डेफिकेशन देखने को मिलता है। साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हमारे होते हैं। ये सारे क्या हो गए, मस्केरेनिक इफेक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं निकोटिनिक इफेक्ट्स। निकोटिनिक इफेक्ट्स में क्या होता है, हमने ये देखा था, निकोटिनिक इफेक्ट्स में जनरली मसल की सबसे पहले ट्विचिंग होती है, फिर फैसिकुलेशंस होते हैं, फिर उसके बाद पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा, ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी है, साइंस एंड सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एक्सेस हो गया है। तो जो नॉर्मल फंक्शंस थे एसिटाइल कोलिन के, वही सब क्या देखने को मिलेंगे आपको इसमें, एक्सेस में देखने को मिलेंगे, सिक्रीशन एक्सेस, सीवीएस बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, जीआईटी यूरिनरी में इनवॉलंटरी यूरिनेशन और डेफिकेशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से याद रखना है इसको। इसके अलावा हमको कुछ सीएनएस इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, कन्वल्जन्स, कोमा, और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ये तो साइंस एंड सिम्टम्स हो गए। अब बताओ कि भाई इसको डायग्नोस कैसे करोगे। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर। देखो, जब भी कोई पेशेंट अपने पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, तो सबसे पहली चीज जो ली जाती है वो होती है पेशेंट की हिस्ट्री। क्योंकि जैसे ये वाली केस हो गया, ओपी पॉइजनिंग का केस है, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो उसने इनटेक कर रखा है ओपी का, तो वो सीधा सीधा बता रहे कि भाई इसको ओपी पॉइजनिंग हो सकती है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक साइंस और सिम्टम्स जो हमने बात करी वो देखने को मिलेंगे। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, कॉलिनेस्टेरेज एक्टिविटी को ब्लड में देख सकते हैं, जो क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉलिनेस्टेरेज एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फिर आता है कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। देखो, एक चीज होती है कि जब भी कोई भी पॉइजनिंग होती है ना, अगर हम किसी भी तरह की पॉइजनिंग से डील कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जनरल मेजर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर तरह की पॉइजनिंग में आपको देखने को मिलते हैं, या इन जनरल भी आपको देखने को मिलते हैं। कि सबसे पहले क्या करना होता है, ABC, यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। क्या क्या मेंटेन करना होता है, सबसे पहले हमको एयरवे मेंटेन करना होता है,
फिर ब्रीदिंग नॉर्मल करनी होती है और फिर तीसरा हम सर्कुलेशन पे ध्यान देते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि एबीसी सबसे पहले अपन इंश्योर करते हैं किसी भी पेशेंट के केस में। देखो सबसे पहले क्या जनरल मेजर्स में डीकंटामिनेशन, यानी जो भी हम कंटामिनेटेड उसके क्लोथ्स हैं उसको रिमूव कर देंगे और साथ में स्किन को सोप और वाटर के साथ वॉश कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जो पॉइजन है और जो बॉडी है इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज में क्या करते हैं कि जो स्टमक में हमारा पॉइजन है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एयरवे मेंटेन करते हैं। ये देखो ये आ गया, एयरवे मेंटेन हो गया यहाँ पे। फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे इफ नेसेसरी, यानी हम यहाँ पे ब्रीदिंग मेंटेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद डायजेपाम अपन इसमें देते हैं टू कंट्रोल कन्वर्जेंस। देखो सीएनएस इफेक्ट्स में हमने देखा था कि कन्वर्जेंस हो सकते हैं, तो उस केस में इसमें फिर हम डायजेपाम दे देते हैं। ओपी के केस में स्लो आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ये तो क्या हो गए, जनरल मेजर्स हो गए। ठीक है। अब ओपी पॉइजनिंग अगर हुई है तो फिर कोई ना कोई स्पेसिफिक एंटीडोट होगा जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बॉडी में जाके इसको रिमूव करेगा, खत्म करेगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेजर्स आते हैं जिसमें आपको मेन ध्यान रखना है अट्रोपिन। बहुत इंपॉर्टेंट है अट्रोपिन। अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में अट्रोपिन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एज अ स्पेसिफिक मेजर ऑफ ओपी पॉइजनिंग अट्रोपिन को हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ड्रग होती है जो अपन को ओपी पॉइजनिंग में देनी होती है। कैसे देनी होती है, क्या इसका डोज रहता है, तो देखो 2 mg IV स्टार्ट, मतलब इंस्टेंटली आपको उसको देनी है, इंजेक्ट करनी है। एवरी 5 to 10 मिनट्स अपन को इसको रिपीट करना है। ठीक है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो हर 5 से 10 मिनट में इसके डोज को हम क्या करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे। तब तक डबल करेंगे या तब तक अट्रोपिन देना है जब तक अट्रोपिनाइजेशन के साइंस नहीं आते। क्या साइंस होते हैं कि भाई जैसे जो प्यूपिल हमारी कैसी हो गई थी, पिन पॉइंट हो गई थी। कैसे पता चलेगा कि अट्रोपिन अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अट्रोपिन गया है कि नहीं गया है। तो अपन देखते हैं अट्रोपिनाइजेशन के साइंस को कि पिन पॉइंट प्यूपिल से फुल्ली डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल हो जानी चाहिए। पेशेंट किस में था, ब्राडिकार्डिया में था, मतलब ब्राडिकार्डिया से वो किस में आ जाना चाहिए, टैकीकार्डिया में आ जाना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें देखते हैं तो अपन को पता चलता है अच्छा ठीक है अट्रोपिन अपना काम कर रहा है। और उसके बाद भी अट्रोपिन को रोकना नहीं है, अपन को 7 to 10 डेज तक एक डोज अट्रोपिन का देना होता है। ठीक है। ये कैसे देना है, कितना डोज देना है, ये अपन ने समझ लिया। अब देखते हैं कि अट्रोपिन करता क्या है। तो देखो ओपी पॉइजनिंग हुई, हमारा एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा बढ़ गया मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे। ये अट्रोपिन क्या करता है, ये कॉम्पिटिटिवली इसको इनहिबिट करने की कोशिश करता है। मतलब ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किसका, एसिटाइलकोलिन का। ये जाके मस्केरेनिक से बाइंड हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन को फिर इस पे बाइंड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो मस्केरेनिक सिम्टम्स हैं वो रिलीव होते हैं। ध्यान रखना अट्रोपिन सिर्फ मस्केरेनिक सिम्टम्स को रिलीव करता है, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल वीकनेस अपन को निकोटिनिक रिसेप्टर्स की वजह से देखने को मिल रही थी वो अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, उसमें रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है। अट्रोपिन सिर्फ और सिर्फ कौन से रिसेप्टर्स पे काम करेगा, मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे फिर कौन काम करेगा, भाई अट्रोपिन तो अगर सिर्फ मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है तो निकोटिनिक के लिए हमारे पास आता है ऑक्साइम्स। ठीक है। ऑक्साइम्स क्या होते हैं, कॉलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स होते हैं। ठीक है। क्यों बोल रहे हैं इनको कॉलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स, ये भी अपन समझेंगे। देखो एग्जांपल क्या है इसके, प्रालिडॉक्सिम हो गया, ओविडॉक्सिम हो गया। ये क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो इंप्रूव करते हैं, यानी ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी काम करेंगे। ठीक है। अब देखो प्रालिडॉक्सिम जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, यानी ये जो सीएनएस है उस पे काम नहीं करेगा। ये कैसे देते हैं, आईवी देते हैं। डोज कितना रहता है, 1 to 2 ग्राम अपन इसका दे देते हैं। किसका, प्रालिडॉक्सिम का। क्या है प्रालिडॉक्सिम, एक ऑक्साइन है। अब ये काम कैसे करता है, देखो क्यों इसको हमने कॉलिन एस्टरेज रिएक्टिवेटर कहा था। अब देखो ओपी कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये क्या दे रखा है, ये हमने क्या बता दिया, जो कॉलिन एस्टरेज एंजाइम होता है वो बता दिया कि उसकी अपन ने पढ़ा था कि 2 साइट्स होती हैं, एक तो एनायनिक साइट होती है, एक एस्टरेटिक साइट होती है। और हमने ये भी देखा था कि जो ओपी कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सी साइट से जाके बाइंड होते हैं, एस्टरेटिक साइट से जाके बाइंड होते हैं। अगर एस्टरेटिक साइट से जाके ओपी कंपाउंड्स बाइंड हो रहे हैं तो ये ऑक्साइम्स क्या करते हैं, ये ऑक्साइम्स हमारी एनायनिक साइट से जाके बाइंड हो जाते हैं। और ये ऑक्साइम जो है ये क्या करता है, इसका डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है। किसका, जो ओपी एस्टरेटिक से जुड़ा हुआ है ना उसको ये क्या कर देता है, डीफॉस्फोराइलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ओपी का जो इफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइम था वो वापस अपना काम करने लग जाता है, वो रीएक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, कॉलिन एस्टरेज रिएक्टिवेटर्स कहते हैं। बस इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि ऑक्साइम्स को आपको टाइमली इसको एडमिनिस्टर करना होता है, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होती है, वरना अगर एक बार इस एंजाइम की एजिंग हो गई, एजिंग क्या होती है, ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है। अगर एक बार एंजाइम की एजिंग हो गई तो उसके बाद आप कितना ही ऑक्साइम दे दो वो इसको रिएक्टिवेट नहीं कर पाएगा।
ठीक है, इसलिए इसको टाइमली देना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये ऑक्साइम्स हो गए, एट्रोपिन हो गए, ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक मेजर्स हैं ओपी पॉइजनिंग के। हमारी ओपी पॉइजनिंग यहीं तक थी, बट आपको इसमें एक नोट पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि ऑक्साइम्स जो है वो कार्बामेट पॉइजनिंग में हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कार्बामेट क्या है, कार्बामेट हमने देखा था कि ओपी की तरह ही, एक जैसे ओपी कंपाउंड्स होते हैं वैसे ही कार्बामेट्स भी होते हैं, बट अगर उनकी पॉइजनिंग हो जाए तो हम उसमें ऑक्साइम्स नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कार्बामेट जो है हमने देखा है कि एनायनिक और एस्टेरेटिक दोनों साइड से बाइंड हो जाते हैं। ऑक्साइम्स किससे जाके बाइंड हो रहे थे, ऑक्साइम्स एनायनिक साइड से जाके बाइंड हो रहे थे। अगर ऑलरेडी एनायनिक साइड से कोई बाइंड करा हुआ है तो फिर ये बाइंड नहीं हो पाएंगे। और उसके अलावा क्या होता है कि इनकी माइल्ड एंटी कोलिनेस्टेरेटिक एक्टिविटी भी होती है, इसलिए हम इन दोनों रीजंस की वजह से ऑक्साइम्स को कार्बामेट पॉइजनिंग में यूज नहीं करते हैं। दूसरा, अगर डिलेड टॉक्सिसिटी है ओपी की, यानी बहुत लंबे टाइम तक अगर ओपी कंपाउंड से एक्सपोजर हो रखा है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ये दो नोट पॉइंट्स हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं। अब अपन इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई हिस्ट्री अपने को इसमें दे रखी है किसकी, ओपी इंसेक्टिसाइड के इनटेक की हिस्ट्री है। पेशेंट के साइन सिम्टम्स क्या है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, इंक्रीज सलाइवेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड मसल वीकनेस। ये आ गए, ये सारे कौन से हो गए, मस्केरेनिक सिम्टम्स हो गए, ये हमारे निकोटिनिक सिम्टम्स हो गए। ठीक है, एग्जामिनेशन पे हमने देखा कि पेशेंट की क्या थी, पिन पॉइंट प्यूपिल थी। पिन पॉइंट प्यूपिल यानी पेशेंट को क्या हो रखा है, मियोसिस हो रखा है। उसके अलावा पल्स जो है वो 40 पर मिनट है। तो भाई एक्सप्लेन करना है अबव साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कैसे हुए। हमको पता है कि भाई एसिटाइल कोलिन जो है वो इंक्रीज हो चुका है मस्केरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जनरल मेजर्स क्या क्या लेंगे, ये हम बात कर चुके हैं जनरल मेजर्स की, कि सबसे पहले डिकंटामिनेशन करना होता है, पेशेंट के क्लोथ्स रिमूव कर दो, और साथ में स्किन को सोप और वाटर से वॉश करना होता है। उसके अलावा हमको ABC का ध्यान रखना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, और डायजेपाम हम कन्वर्जन्स कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। 2 ड्रग्स दैट आर यूजफुल फॉर द अबव पेशेंट विद डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने बात करी थी। मेन तो क्या देनी होती है, सबसे पहले हमको अट्रोपिन देनी होती है, और साथ में फिर अपन बाद में क्या एडमिनिस्टर करते हैं, ऑक्साइम एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ये भी टाइमली देना है ताकि एजिंग ऑफ द एंजाइम नहीं हो, उससे पहले हम इसको दे दें। ऑक्साइम्स जो है वो कार्बामेट पॉइजनिंग में क्यों इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये हमने अभी बात करी। कार्बामेट क्या करता है, एनायनिक और एस्टेरेटिक दोनों साइड से जाके बाइंड हो जाता है, तो ऑक्साइम कहाँ, कहीं नहीं बाइंड हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ओपी कंपाउंड में, ओपी पॉइजनिंग में इतना ही था। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।